नमस्कार। वीआईपी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आज रायपुर के राजीव भवन में मीडिया से चर्चा की। कांग्रेस विधायकों के दिल्ली दौरे पर उन्होंने कहा कि विधायक अपने नेताओं से मुलाकात करने गए हैं। सीएम भूपेश बघेल, मंत्री टीएस सिंहदेव ने और हमने भी कहा है कि विधायकों के जाने पर कोई बंदिश नहीं है। विधायक बृहस्पति सिंह के बयान पर कहा, मीडिया में जो बात आई है वो संगठन के संज्ञान में है। मैंने पहले ही कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, माननीय टीएस बाबा साहब ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, अगर कोई जाना चाहते उसे मनाही कहा है। देखिए क्या बयान दिए हैं, क्या बयान नहीं दिए हैं। जो मीडिया में जो बातें आई हैं संगठन के संज्ञान में है। हम जिन बातों जो बातें आई हैं उनको हम भविष्य में जो बातें आई हैं हम पूरा सबका हम मूल्यांकन करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रायपुर दौरे पर आने वाली हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक वे आगामी 5 अक्टूबर को रायपुर पहुंचेंगी और भाजपा द्वारा चलाए जा रहे सेवा समर्पण अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री के आगमन पर भाजपा द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस संगोष्ठी में प्रदेश के गणमान्य नागरिक, बुद्धिजीवी, उद्योगपति, जीएसटी, इनकम टैक्स के सलाहकार सहित डॉक्टरों को आमंत्रित किया जाएगा। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर भाजपा बीते 17 सितंबर से सेवा समर्पण अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत अनेक कार्यक्रम भाजपा नेताओं द्वारा किए गए हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक पंडित दीनदयाल जी की जयंती, महात्मा गांधी जी की जयंती को लेकर राशन की वितरण को लेकर लगातार कार्यक्रम तय हुए हैं। इस सेवा ही समर्पण के कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 5 तारीख को राजधानी आ रही हैं और राजधानी के ज़िले की तरफ से उनके सम्मान में गोष्ठी का आयोजन किया गया है। एक ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चे की तरफ से आयोजित है। वो वैक्सीनेशन के सेंटर में भाटा गांव जाएंगी, ऐसा भी कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। इसमें अंतिम रूपरेखा देने का प्रयास चल रहा है। ये इस प्रकार के अभी कार्यक्रम निर्धारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री श्रीमती सीतारमण जी जो भारत सरकार में वित्त मंत्री है, छत्तीसगढ़ में उनका प्रथम प्रवास है। हम समस्त कार्यकर्ता उनके स्वागत अभिनंदन के लिए तैयार हैं। वो प्रेस से भी मिलेगी, जनता से भी मिलेगी, ट्रेडर क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से भी मिलेगी और मोदी सरकार के किए गए कामों को भी जनता के बीच में लेकर के जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का भी एक अभियान प्रधानमंत्री जी ने, जिनका लगभग 17 तारीख को हम लोगों ने सबने सितंबर में उनका जन्मदिन मनाया। 17 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक उनका जन्म समारोह हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर के वृक्षारोपण से लेकर के निःशक्तजनों के इलाज की व्यवस्था लेके सब अभियान उसी के तहत हमारी सीतारमण जी आ रही है। उनके कार्यक्रम की रूपरेखा आम जनता से मिली मुलाकात का है। देखिए, हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गर्व की बात है कि वित्त मंत्री बनने के बाद में पहली बार वो छत्तीसगढ़ में आ रही है, रायपुर में आ रही है। सेवा समर्पण कार्यक्रम के तहत सभी मंत्री लोग अनेक राज्यों में जा रहे हैं। उसी तारतम्य में निर्मला जी हमारे रायपुर में आ रही है और उनका जो है वहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर है, युवा मोर्चा, अन्य मोर्चा सब प्रदर्शनी लगाए, उसको उद्घाटित करेगी, लोगों को संबोधन करेगी। तो अनेक कार्यक्रम जो है उस दिन रखे गए हैं और सफल कार्यक्रम होगा, अच्छा कार्यक्रम होगा और हम गर्मजोशी के साथ में उनका स्वागत करेंगे। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा जिले के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। वे गांधी जयंती के अवसर पर बेमेतरा पहुंचेंगे, जहां उनका पहला कार्यक्रम जिला मुख्यालय स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी विद्यालय में रखा गया है, जहां सीएम स्कूल के बच्चों से आधा घंटे मुलाकात करेंगे।
उसके बाद शहर के मध्य गांधी चौक में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण करेंगे और जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों का सम्मान भी करेंगे। इसके बाद सीएम बघेल मुख्य कार्यक्रम स्थल बेसिक स्कूल मैदान पर किसान सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही जिले में 7 करोड़ 62 लाख रुपयों की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आगमन को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है, आइए आपको दिखाते हैं। 2 दिवसीय प्रवास पर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल, जिसको लेकर के जिला प्रशासन की तैयारी जोरों पर है। आप सीधी तस्वीर पर देख सकते हैं जो तैयारी जो चल रही है बेसिक मैदान के ग्राउंड पे। यहीं से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आम लोगों को संबोधित करेंगे। इसके पहले गांधी मैदान में जाकर गांधी जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। साथ ही जिला अस्पताल जाकर ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे। करोड़ों की सौगात बेमेतरा जिले को देने आ रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिसको लेकर के तैयारी जोरों पर चल रही है। जिसके पश्चात 3 तारीख को मुंगेली के लिए बेमेतरा जिले से प्रस्थान करेंगे। वीआईपी न्यूज़ से योगेश सिंह राजपूत की रिपोर्ट। ऐसा लगता है कि अपराधों का अब रिकॉर्ड बनने जा रहा है। ओलंपिक में हमने मेडल जीते ना जीते, लेकिन अपराधों में मेडल जरूर जीत सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आज रायपुर के डीडी नगर से 2 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ कर रही है। बता दें कि पिछले दिनों राजधानी रायपुर के डीडी नगर इलाके में एक युवती से चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए भिलाई और रायपुर की टीम ने डीडी नगर इलाके से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही संदिग्ध पूर्व में भी ऐसे मामलों में जेल जा चुके हैं। डीडी नगर थाना के अंतर्गत जो पल्लवी विहार है, वहाँ की निवासी भगवानी केवलानी, वो 30 सितंबर की सुबह फूल तोड़ने के लिए गई हुई थी। तो उनके पास 2 अज्ञात व्यक्ति हैं, बाइक से आए और उनसे पूछे कि कुछ रास्ता वगैरह पूछे। और जैसे उनसे बातचीत हो रही थी, वो लोग जो महिला चैन पहनी हुई थी गले में सोने की, उसको वो छीन करके वो लोग भाग गए। वो महादेव घाट की तरफ में भागे हैं। तो हमारी साइबर की टीम और जो हमारी थाने की टीम है उनकी पतासाजी कर रही है। साथ ही वो सरहदी इलाका है, तो जो भिलाई में जो है जो सरहदी इलाका, वहाँ पर भी हमारी टीम जा कर के और वहाँ की पुलिस टीम के साथ में इसके संबंध में संदिग्धों से पूछताछ वगैरह की जा रही है। हमें सीसीटीवी फुटेज मिला है, तो हमें कुछ जो बाइक का जो हुलिया है और व्यक्ति का हुलिया पता लग रहा है हमको, और वैसे ही व्यक्ति की कुछ जानकारी हमें बाकी क्षेत्र में भी मिल रही है कि वहाँ वो लोग वारदात कर रहे हैं। तो एक संयुक्त रूप से हमारी जो टीम है इसमें कार्रवाई कर रही है और जल्दी आरोपी को पकड़ा जाएगा। प्रदेश में बढ़ते अपराधों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं द्वारा मौन धरना प्रदर्शन किया गया। महिला मोर्चा की सदस्यों ने विधानसभा चौक के सामने काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। प्रदर्शन की जानकारी भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष ममता साहू ने दी। आज हमारी महिलाओं को बोलने से मना कर दिया, मतलब इतनी मौन व्रत आज धारण की हैं, इसलिए कि भूपेश सरकार और उनके मंत्री और पूरा प्रशासन उनकी आत्मा को जगाने के लिए आज महिलाएं मौन हो गई हैं। इतनी बड़े बड़े दुष्कर्म, जशपुर की देखिए नाबालिग बालिका से बलात्कार, उन सब बच्चियों के साथ छेड़छाड़, शराब पीकर हैवानियत भी पार कर दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री ने प्रचार प्रसार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए दीप प्रज्वलित कर राज्य में रक्तदान माह का शुभारंभ किया। ये प्रचार रथ रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग एवं भिलाई के प्रमुख हाट बाजार, मॉल, स्कूल एवं कॉलेजों में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। रक्तदान दिवस के अवसर पर वाहनों को रवाना किया गया है। ये वाहन सार्वजनिक स्थलों पे जाके रक्तदान के लिए अनुरोध करेंगे और तत्कालिक मौके पर ही ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। आपको अस्पताल जाना, समय निकाल के जाना, ये सब से बच सकेंगे। और आवश्यकता इसकी महसूस इसलिए भी की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में अगर 2,55,000 यूनिट खून के पाउच के आवश्यक होते हैं एक साल में, तो अभी निजी और सरकारी क्षेत्र में मिला के हम 2 लाख यूनिट ही एकत्रित कर पाए हैं। हो सकता है कोरोना काल में कुछ कमी आई हो, लेकिन और कम से कम 55,000 यूनिट रक्तदान के माध्यम से ये आवश्यक हैं।
छत्तीसगढ़ में वैसी स्थिति में मरीजों के उपचार के लिए जब उनको खून की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज मीडिया से कई विषयों पर चर्चा की। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायकों की उपस्थिति और दिए जा रहे बयानों पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर खींचतान बिल्कुल नहीं है। हाईकमान ने हम सबको पूर्व में दिल्ली बुलाया था। फैसला क्या होना है ये हाईकमान के पास सुरक्षित है। खींचतान उतनी नहीं जितने की एक संभावना है, जो सभी उसके बारे में सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। सवाल लोगों की ज़बान पे रहे, लोगों की सोच में रहे। और अभी जैसे जैसे समय 2.5 साल के करीब का आया, अब तो 4 महीने करीब बीत भी गए 2.5 साल के। तो ये हाई कमांड ने हम सबको बुलाया था, ये आप लोगों से भी कोई छुपा हुआ नहीं है। 24 अगस्त को भूपेश भाई हम लोग राहुल जी से मिले थे। तो उसके बाद क्या निर्णय होना है, 27 तारीख को पुनः भूपेश भाई राहुल जी से मिले थे। क्या होना है ये हाईकमांड के पास निर्णय हमेशा सुरक्षित रहता है, तो उस पर उन्हीं को निर्णय लेना है। तो कोई नई स्थिति नहीं बनी है, जो बात उनके सामने है वो उनको निर्णय करना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर सभी बुजुर्गों के स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि बुजुर्ग परिवार और समाज की अमूल्य धरोहर हैं। वे जीवन भर परिवार और समाज को अपना अमूल्य योगदान देते हैं। उनके पास अनुभव का खजाना होता है, जिससे वो सबको सही राह दिखाते हैं। बुजुर्गों की खुशी, स्वास्थ्य और सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। वैसे तो वरिष्ठ जनों का सम्मान हर दिन, हर पल हमारे मन में होना चाहिए, लेकिन उनके प्रति मन में छिपे इस सम्मान को व्यक्त करने के लिए और बुजुर्गों के प्रति चिंतन की आवश्यकता के लिए औपचारिक तौर पर भी एक दिन निश्चित किया गया है। इसलिए प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर यानी आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वृद्ध दिवस पर देखिए हमारी ये पेशकश। नमस्कार, मैं पद्मा कुलदीप आज एक समसामयिक मुद्दे के साथ आपके सामने हूँ। गौर फरमाइए दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, शहर तो पेड़ से टूटे बेजान पत्ते हैं साहब, जड़ें तो आज भी उस पेड़ की गांव में बसती है। बिल्कुल कुछ इस तरह से ही हम सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन अपने पूर्वज नहीं बदल सकते। जिस परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, उस परिवार में सुख, संतुष्टि और स्वाभिमान नहीं आ सकता। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारा स्वाभिमान है, हमारी धरोहर है, उन्हें सहेजने की जरूरत है। यदि हम परिवार में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं, तो परिवार में बुजुर्गों का सम्मान करें। हर घर में बुजुर्ग मिलेंगे, कहीं पर उनको दिए गए सम्मान और उनकी सलाह से घर चलता दिखेगा, तो कुछ घरों में उनकी अवहेलना भी देखने को मिलती है। फर्क आप खुद देखेंगे कि जिन घरों में बुजुर्गों की कद्र नहीं होगी, वहाँ संस्कारों का अभाव होगा। दर्शकों, दूसरी तरफ जहाँ बुजुर्गों का सम्मान दिया जाता है, वो घर उन्नति के रास्ते पर चलता है। हम सभी को बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। इसकी शुरुआत भी हर व्यक्ति को अपने आसपास मौजूद लोगों से करनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, हर व्यक्ति बूढ़ा होगा, तब हम जैसा व्यवहार कर रहे हैं, अपने लिए वैसे ही लोगों से व्यवहार की उम्मीद करेंगे। दोस्तों, हम चाहे जवानी की बात करें, प्रौढ़ावस्था की या फिर वृद्धावस्था की, ये सब उम्र के पड़ाव हैं और इस पड़ाव से हर एक को गुजरना पड़ता है। युवावस्था स्थायी नहीं होती। आज जिनको अपने रूप, यौवन और शक्ति पर घमंड है, वो सब वक्त के साथ ढल जाएगा, छिन जाएगा। हर नौजवान एक दिन बुजुर्ग बनेगा। बुजुर्ग हमारी समाज की अनुभवी ताकत है। आज हम जहाँ हैं, उसमें उनका भी योगदान है। हमारे समाज के ताने बाने की कसावट में उसको खड़ा रखने में उनका भी योगदान है। नई पीढ़ी के मूल्य नए होते हैं, उसमें विद्रोह होता है, लेकिन पुराने मूल्यों और अनुभवों की अपनी अहमियत है। अगर दोनों के बीच सही सामंजस्य है तो कहना ही क्या, वो चाहे समाज हो, घर हो या देश हो, सब एक दूसरे का हाथ थाम कर ही आगे बढ़ते हैं और इन तीनों के ही निर्माण में हमारे बुजुर्गों का बहुत बड़ा योगदान है।
दर्शकों, आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर संकल्प करें कि हम अपने बुजुर्गों को कभी उपेक्षित नहीं होने देंगे, उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनके अकेलेपन के दर्द को बांटेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं पद्मा कुलदीप इजाजत चाहूंगी। अगली बार मिलेंगे फिर किसी नए मुद्दे के साथ और गौर फरमाएंगे। नमस्कार। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ, अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब वीआईपी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं कार्यक्रम सुभाष की बात। महात्मा गांधी भारतीय समाज की ऐसी चट्टान है जिससे टकराए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी गांधी जी के विचारों से असहमति हो सकती है, हम उनके सत्य अहिंसा के विचार, ब्रह्मचर्य के विचार से असहमत हो सकते हैं, उनकी बहुत सारी बातों से असहमत हो सकते हैं, पर उन जैसा महात्मा, उन जैसा विचारक इस सदी में अब तक पैदा नहीं हुआ। गांधी जब राम राज्य की बात करते थे तो उनका राम राज्य वो राम राज्य नहीं था जिस तरह के राम राज्य की इन दिनों बात होती है। गांधी जी के स्वराज में, गांधी जी के भारत में, गांधी जी के हिंदुस्तान में सभी जाति धर्म के लोग समाहित थे। ये बात सही है कि अब पहले की तरह सांप्रदायिक दंगे दिखाई नहीं देते, अब नफरत उभर कर लोगों के दिलों में समा गई है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चलते लोगों ने जिस जिस तरह की पोस्ट डाल रहे हैं उससे कई बार ये बताया जाता है कि गांधी जो भारत का विभाजन करने वाले थे, गांधी मुसलमानों के हित चिंतक थे, गांधी ने पाकिस्तान को 50 करोड़ रुपए दिया, गांधी ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाकर नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। गांधी को लेकर बहुत तरह की बातचीत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आती है। भारतीय राजनीति में गोडसे युग की शुरुआत के बावजूद महात्मा गांधी आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितना वे अपने समय में थे। नई पीढ़ी जिन्होंने महात्मा गांधी को नहीं देखा, जो उनके आंदोलन विचारों से परिचित नहीं है, वह उन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिले ज्ञान की वजह से देश का विभाजन करता समझती है। उन्हें लगता है कि वे मुसलमानों के खास हित चिंतक थे। जो लोग महात्मा गांधी सड़क यानी MG रोड बनाकर अपने आप को महात्मा गांधी का अनुयायी समझ रहे हैं, या जो नोट पर उनकी फ़ोटो छाप के समझते हैं कि उन्होंने महात्मा गांधी को देश में जिंदा रखा है, दरअसल ये उनकी गलतफहमी है। जिस तरह कम चीज़ों में अपना जीवन यापन करने की बात करते थे, अपनी आवश्यकताओं को कम करने की बात करते थे, उस गांधी का विचार अभी हमने पिछले दिनों कोरोना काल में देखा कि आपके पास सब कुछ था पर आपकी आवश्यकताएं इतनी सीमित हो गई या आपको करनी पड़ी कि आपने बहुत कम में अपना गुजारा किया। उस समय गांधी याद आए कि हम चाहें तो कम से कम में अपना गुजारा कर सकते हैं। उस समय हमने याद किया कि किस तरह एक ग्राम स्वराज की कल्पना होती है। उन्होंने जिस तरह की कल्पना की थी कि एक जो ग्राम है वो किस तरह से आत्मनिर्भर होगा, हम लोगों ने इस कोरोना काल में उस आत्मनिर्भरता को महसूस किया। पूरी दुनिया ने ये जाना कि चाहें तो हम कम से कम में भी किस तरह से अपना गुजारा कर सकते हैं। जो नई पीढ़ी है उसको लगता है कि गांधी पता नहीं एक तरफा उनका झुकाव था, जबकि गांधी बहुत ही खुले विचारों के थे। ये बात सही है कि गांधी अपने विचारों में बहुत अडिग थे, सत्य के प्रयोग पर, सत्य की बात पर वे बहुत अडिग थे। पूरी दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी के विचारों को दरकिनार करके धर्म और राजनीति का एक ऐसा घालमेल इन दिनों तैयार किया जा रहा है जो गांधी के देश में कतई स्वीकार नहीं है। गांधी जी की राजनीतिक कार्य और सामाजिक और नैतिक प्रगति के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि लोकतंत्र में जीवन का कोई भी पक्ष राजनीति से अछूता नहीं है। अपने धर्म को अपने देश से ज़्यादा प्यार करने वाले गांधी जी कहते थे कि मेरे देश के हित और मेरे धर्म के हित एक ही हों। हिंदुस्तान में चाहे जिस धर्म का आदमी रह सकता है, उससे राष्ट्र मिटने वाला नहीं है।
दुनिया के किसी भी हिस्से में एक राष्ट्र का अर्थ एक धर्म नहीं है। हिंदुस्तान में तो ऐसा कतई नहीं है। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने महात्मा गांधी के संदर्भ में कहा था कि आने वाली नस्लें शायद ही यकीन कर पाए कि इस धरती पर एक ऐसा अलम इंसान भी था, हाड़ मांस का पुतला था, जिसे लोग महात्मा गांधी के नाम से जानते थे। महात्मा गांधी एक विचार हैं, एक सोच है, एक उस तरह का व्यक्तित्व है जो दलित के पक्ष में, स्त्री के पक्ष में, कमज़ोर लोगों के पक्ष में, सत्य के पक्ष में खड़ा है। बार बार गोडसे जैसी ताकतें उनको मारने की कोशिश करती हैं, पर गांधी मरते नहीं हैं। बहुत सारे विचार आएंगे जो गांधी को खारिज करने की कोशिश करेंगे, पर गांधी रहेंगे अपने विचारों के साथ। हम सबके बीच गांधी हमेशा से प्रासंगिक हैं और रहेंगे। आगामी 7 और 8 अक्टूबर को प्रदेश भर की राशन दुकानों के सामने बीजेपी धरना प्रदर्शन करने जा रही है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में गरीबों को सहायता पहुंचाने के लिए नवंबर 2021 तक प्रत्येक गरीब परिवार के हर व्यक्ति के लिए 5 किलो अनाज केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को भेजा जा रहा है, किंतु राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा हितग्राहियों को ये अनाज वितरित नहीं किया जा रहा है। आने वाले 7 और 8 अक्टूबर को सभी राशन दुकानों के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता को साथ में लेकर, हितग्राहियों को साथ में लेकर प्रदर्शन करेंगे। और आने वाले 9 और 10 अक्टूबर को विधानसभा स्तर पर प्रदर्शन होगा कि एक बहुत बड़ा घोटाला है कि केंद्र की सरकार ने अलॉट कर दिया 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति, परंतु उसको छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं दे रही। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने वर्तमान समय में कांग्रेस की स्थिति पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और डूबते हुए जहाज से हर कोई भागने की कोशिश कर रहा है। पंजाब और राजस्थान और छत्तीसगढ़ की स्थिति देख लीजिए। मुझे तो लगता है कि जो कांग्रेस के नेतृत्व की वर्तमान पीढ़ी है वो स्वयं कांग्रेस को समाप्त करने के रास्ते पर चल रही है। और छत्तीसगढ़ में 70 विधायक होने के बाद भी, आउट ऑफ 90 में से 70 विधायक होने के बाद भी इतनी अस्थिरता पैदा होना, ये छत्तीसगढ़ की जनता के दिए गए बहुमत का अपमान है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को सामने आकर इस बात को कहना चाहिए कि ये 2.5 साल का मामला था कि नहीं था, मुख्यमंत्री बदले जाएंगे कि नहीं बदले जाएंगे, और यहाँ पर जो अस्थिरता पैदा हुई है जिसके कारण पूरे छत्तीसगढ़ का विकास अवरुद्ध हो गया है। 2 माह पूर्व गरियाबंद जिले के ग्राम पारा गांव में रोड पर रखी लोहे की 14,000 कीमत की छड़ें चोरी करने वाले 6 चोरों को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी हुई छड़ों के 3 बंडल भी बरामद किए गए हैं। और जैसा कि घटना पारा गांव का है, वो संदेह भी था कि पारा गांव के ही लड़के होंगे। तो परसों एक लड़का छोटू नाम का है, परस उसके पिता का नाम उसको लाया, जो कि बताया कि दिनांक घटना समय को हम लोगों ने प्लानिंग बनाया और लगभग 5 लड़के उसी गांव के ही मिलकर अपने कंधे में ले जाकर एक मुकेश साहू है जो राजमिस्त्री, उसके यहाँ बेचे। जशपुर जिले के कुनकुरी में आज सुबह आगजनी की एक घटना से अफरा तफरी मच गई। आगजनी की यह घटना कुनकुरी क्षेत्र के गड़ाकाटा में स्थित एक कबाड़ गोदाम में घटित हुई। इस बात की खबर जब आसपास के लोगों को मिली तो अचानक वहां भीड़ लग गई और सभी लोग आग पर काबू पाने की मशक्कत में लग गए। कुनकुरी पुलिस को भी इस दुर्घटना की सूचना दी गई। कुनकुरी पुलिस मौके पर पहुंच गई और गोदाम के भीतर रखे करीब 8 गैस सिलेंडरों को गोदाम से काफ़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया। सूचना मिलने के 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद भीषण आग पर काबू पाया जा सका। बेमेतरा जिले में एक तरफ जहां किसान खाद की कमी होने से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ खाद की कालाबाजारी बेमेतरा जिले में जोरों से जारी है। जिले के किसान कहीं दुकानदारों द्वारा ओवर रेट से परेशान हैं तो कहीं समिति प्रबंधक की मनमानी के चलते परेशान हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब जिले के साजा ब्लॉक के ग्राम घोटवानी में निर्धारित परमिट से अधिक खाद देने का मामला सामने आया है। खाद की मारामारी के चलते किसान काफ़ी परेशान है। वहीं देखें तो कालाबाजारी बेमेतरा जिले में जोरों पर चल रही है।
जिसको लेकर के घोटवानी के ग्रामीणों ने अवैध तरीके से खाद को ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ा, जिसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से भी की और संबंधित अधिकारियों से की, लेकिन अभी तक सूद लेने कोई नहीं आया। रविंद्र चौबे कृषि मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में लगातार किसानों के साथ छलावा हो रहा है और परेशानियों का सामना झेल रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान जुड़े हुए हैं, आइए उनसे पूछते हैं खाद को लेकर के क्या समस्या हो रही थी। जी बताएं आप। खाद के बहुत समस्या रही से, काला बाजारी चोरी से बाहर में जन डिफाल्टर आदमी है वो मतलब खाद बेचे रही से और ओमा के बेचे रही तेमा के 18 बोरी DAP हम पकड़े हन और रंगे हाथ पकड़े हन। ओकर बाद में जन चोरी करे रही से और चोर दोनों, देने वाला और लेने वाला दोनों चोर, ये मन हाँ भाग गए और ओकर बाद में रविंद्र चौबे के सहाय से मन अभी भी बचे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर किसी को खाद इशू होता है तो उसमें परमिट करता है और परमिट करने के बाद जो है नियम प्रक्रिया के अंतर्गत जो है बाकायदा खाद की निकासी की व्यवस्था होती है। लेकिन यहाँ पर 15 बोरी का धार्मिक बताया जा रहा है और जब लोग चिल्ला रहे हैं, लोगों ने शिकायत की, उसके बाद वो 15 बोरी को वापस लाके वहां रखा जा रहा है। तो इससे हमारे को स्पष्ट रूप से बात आ रही है कि ये बहुत बड़ा गड़बड़ी का मामला है। चौबे है, अगर ये चाहती तो इसे भ्रष्टाचारी काम, 2 नंबरी काम, चोरी चकारी काम नहीं होती। एक मतलब एक ध्यान नहीं है। कल भोला पटेल द्वारा 18 बोरा DAP खाद सोनू पटेल कृषक बोर्ड के यहाँ से ज़्यादा दे दिया था, उसे वापस लाकर समिति में रखा, जिसे गांव वालों ने रोक कर रखा था। भोला पटेल वहाँ नदारत थे, हम लोग गए तो उसको गांव वालों को बताया कि वो गलत तरीके से दिया था, उसको वापस ला के रखा है, तो उसको पंचनामा बना के। बेमेतरा जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन में सहभागिता निभाई। गौरतलब है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने स्वयं को शासकीय कर्मचारी घोषित किए जाने तथा वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा जन घोषणा पत्र के अनुसार किए वादों को जल्द अमल में लाए जाने की मांग सरकार से की है। ध्यान आकर्षण धरना प्रदर्शन है। पहला शासकीय कर्मचारी घोषित करते तब न्यूनतम वेतन दिया जाए, कलेक्टर रेट जो जन घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री ने वादा किया था। और दूसरा मांग है हड़ताल और बर्खास्त अवधि का मानदेय तत्काल दिया जाए। तीसरा है पदोन्नत 1500 के जो मानदेय बढ़ा है उसका एरियस दिया जाए और कार्यकर्ता को परीक्षक पत्र सीधी भर्ती दिया जाए, उम्र की सीमा छूट कर गए। और चौथी मांग है हमारी मिनी आंगनबाड़ी को मेन आंगनबाड़ी का दर्जा दिया जाए। 5वीं मांग है कार्यकर्ता को रिटायरमेंट के बाद 5 लाख और सहायिकाओं को 3 लाख रुपये दिया जाए। 6वां मांग है पोषण ट्रैकर मोबाइल जो मिला है, पोषण ट्रैकर में हम लोग पोषण ट्रैकर करने के लिए मोबाइल का खर्चा सभी जिला को नया मोबाइल दिया जाए और साथ ही जो मोबाइल का खर्चा है भत्ता वो शासन द्वारा दिया जाए। पत्थल गांव के आधा दर्जन गांव के हजारों किसानों के लिए जीवनदायी कहलाने वाले तमता बांध में कई जगह मिट्टी धंस जाने से बड़ा हादसा होने का भय बना हुआ है, जिससे आसपास के किसानों की चिंता बढ़ गई है। इस बांध की देखरेख नहीं होने से सिंचाई के लिए बनाई गई नहरें भी कई जगह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिससे पानी की बर्बादी हो रही है। मौजूदा समय में तमता मुख्य बांध पर ही मिट्टी का लगातार कटाव होने की किसानों ने विभाग के आला अधिकारियों को कई बार सूचना भी दी है, लेकिन अभी तक जल संसाधन विभाग ने इस बांध की सुध नहीं ली है। किसानों का कहना है कि तमता जलाशय की देखरेख में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते अब आसपास के आधा दर्जन गांवों पर खतरा मंडराने लगा है। जय विभाग मल्ला 2-3 बार ले खबर कर देखें, ध्यान नहीं देते हैं, अभी तक देखे भी नहीं आते हैं। ये नहर भी टूटने वाला है, नहर अंगू टूटत है और मेड़ भी अभी तो कम से कम 10 फीट गड्ढा है और देखे भी नहीं आते हैं। बांध का स्थिति वो गेट के पास वाला में वो गड्ढा हो गया है, फूटने के कगार पर है। विभाग वाले अभी इसको 2 महीना पहले ही मरम्मत किए थे और मरम्मत के नाम से पूरा लाखों रुपया बांध का पैसा पूरा हड़प रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।